हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज कुछ विशेष बातें करने वाले हैं एसएससीएल का जो नया लिस्ट आया है, नंबर आया है, मार्क्स स्कोर आया है, उसके बारे में। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। चलिए अब आगे आते हैं। सबसे पहले तो एसएससीएल का लिस्ट आपका आ चुका है वेबसाइट पे, आपको पता ही होगा, आप देख चुके होंगे। ठीक है, तो एसएससीएल के वेबसाइट पे जाके आप वो लिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, इसमें जो लिस्ट है, इस लिस्ट में क्या कट ऑफ जा रहा है उसको लेके मुझे बच्चे मैसेज कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, ये मेरा ब्लैक डायमंड वाले चैनल पे डाला हुआ वीडियो है जिसमें मैंने लिखा था एससीसीएल फाइनल कट ऑफ कैटेगरी वाइज। लगभग 4300 व्यूज़ है और इस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे आप जाएंगे तो ज़्यादातर नेगेटिव ही कमेंट है। और यही नहीं, कुछ अलग अलग लोगों ने भी नेगेटिव ही कहा था। obvious सी बात है, नेगेटिव लगता भी है बहुत किसी को। लेकिन आप अगर उस वीडियो को देखें जिसमें मैंने कट ऑफ बताया था, वो वीडियो का जो कट ऑफ है उस कट ऑफ के साथ अभी जो लिस्ट निकला है उसको मैच करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि कट ऑफ वही है जो मैंने उस वीडियो में बताया था। आज से लगभग 1.5 महीने पहले मैंने वो वीडियो बनाया था, 2 महीने पहले मैंने वो वीडियो बनाया था जब एसएससीएल का आपका जस्ट पहला स्कोर आया था। ठीक है, तो उस वीडियो के हिसाब से मैंने कहा था कि ओबीसी कैटेगरी का 90 टू 89 जाएगा, जनरल कैटेगरी का 91 और 90 के आसपास मैंने बताया था कि 90 भी जा सकता है, 91 92 भी जा सकता है, वो मैंने बताया था। मतलब 90 आप मान के चलते हो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ था। एससी एसटी का कैटेगरी, एससी में मैंने 86 बताया था और एसटी में मैंने 84 85 के आसपास बताया था। बोला था कि 84 भी जा सकता है और इससे नीचे भी जा सकता है क्योंकि एसटी कैटेगरी की सीट ज़्यादा है और उसमें जो बच्चे हैं वो कम है। अब एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं, पिछले साल जो एडवर्टाइजमेंट आया था जिसका वैकेंसी आप भरे थे उसमें देख सकते हैं कि एसटी कैटेगरी में 97 बच्चे हैं। मतलब एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही नीचे गिरेगा, उसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है हम 84 बोल रहे हैं, वो 83 भी चला जाए। ओबीसी कैटेगरी में 42 सीट्स हैं। अभी जो बच्चे 90 लाए हैं वो तो समझ रहे हैं, ठीक है, जो उससे कम लाए हैं ना उसको दिक्कत हो रहा है। चलिए मैं एक बार अपना थोड़ा सा इसमें और एनालिसिस कर देता हूँ। देखिए 90 कैटेगरी, जस्ट अ सेकेंड रुको यार, कुछ खोल लेते हैं, ऐसे कैसे बताएं हम आपको। रुक जाओ जस्ट अ सेकेंड, आज थोड़ा दिल की बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखो यार, 90 और 90 से प्लस वाले बच्चे कितने हैं टोटल। तो 90 और 90 से प्लस वाले बच्चे लगभग 209 हैं। 209 जो हैं इसमें जनरल कैटेगरी वाले भी हैं, ओबीसी कैटेगरी वाले भी हैं, कुछ बच्चे एससी कैटेगरी वाले हैं, एसटी कैटेगरी वाले, अलग अलग कैटेगरी वाले, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले, सब मिला जुला के 209 बच्चे हैं। अभी देखिए ऐसा होता है कि जब आपका रैंक निकलता है ना तो शुरू से काउंट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर कैटेगरी काउंट होता है। मतलब अगर आप 131 जो बच्चा होगा स्टार्टिंग से, उसको जनरल ही काउंट किया जाएगा। अलग बात है अगर ओबीसी सर्टिफिकेट उसके पास है तो वो जमा लिया जाएगा, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट उसके पास है तो वो जमा लिया जाएगा, लेकिन उसको जनरल ही काउंट किया जाएगा। अगर वो जमा नहीं देते हैं तब भी उस कैटेगरी में उसको जनरल हो जाएगा। ठीक है, तो 209 बच्चे हैं जिसका 90 और 90 से प्लस है। 66 बच्चे ऐसे हैं जो लगभग 89 के ऊपर है, 89 नंबर पे आते हैं, 89 नंबर पे आ रहे हैं, लगभग 66 बच्चे हैं। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम ये कह सकते हैं कुल मिलाकर के कि जो अनरिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनका तो 90 प्लस वाला का कट ऑफ है। ठीक है, 91 भी हो सकता है। और जो ओबीसी वाले हैं, जो 90 में है वो तो पूरी तरह से सेफ है, लेकिन जो 89 में है, अब यहाँ पे आपका लक मैटर करता है। लक क्या मैटर करता है, दो तीन फैक्टर है। सबसे पहले है डीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1996 का है, आप खेल जाएंगे। 1995 का है, आप खेल जाएंगे। 1994 का है तो आप आराम से खेल जाएंगे। अगर 1997 का है तो आपका थोड़ा सा डर लगेगा। 1998 का है तो आपको खतरा है सर, और 1998 के बाद का है तो और खतरा है सर। तो 89 जिसका स्कोर है और जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, आपका एज बहुत मैटर करता है। एज बहुत मैटर करता है, ठीक है, मतलब डेट ऑफ बर्थ मैटर करता है। इसके बाद पहला किस्मत वाली बात तो ये हो गई। दूसरा किस्मत वाली बात हो गई कि अगर वेटिंग लिस्ट आता है, अगर वेटिंग लिस्ट आता है, जो कि आना चाहिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो एमसीएल में चले गए हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो आपका डब्ल्यूसीएल में चले गए,
बहुत सारे बच्चे हैं जो एनएलसी में चले गए, बहुत सारे बच्चे हैं जो झारखंड माइंस इंस्पेक्टर में चले गए, झारखंड माइंस इंस्पेक्टर में चले गए। अब इंस्पेक्टर वाला छोड़ के तो आएगा नहीं कोल इंडिया, है ना? अगर आता है तो समझिए कि जिस जगह पे उसका पोस्टिंग है उस जगह पे कुछ खतरा है, इसीलिए वो छोड़ के आ रहा है। और भी कुछ कुछ वैकेंसीज आई थी, है ना, उस पे बच्चे स्विच कर गए हैं, ठीक है ना? छोटा छोटा वैकेंसी बहुत सारा आया था, मॉइल का वैकेंसी था, ठीक है? तो छोटा छोटा वैकेंसी अगर कोई पकड़ लिया है, ऑलरेडी सेटल्ड है, तो अगर उस कंपनी में कुछ वो सेटल हो जाता है या उसका लोकेलिटी पड़ता है, तो उस कंडीशन में उसका चांस है कि वो नहीं आएगा छोड़ के वहां से, ठीक है? अभी देखिए, इसके चलते वेटिंग लिस्ट आने का चांसेस है। एससीसीएल को अगर आप पहले देखेंगे तो शायद एससीसीएल पहले नहीं निकालता था वेटिंग लिस्ट, लेकिन इस बार उसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि भाई इतने सारे जो एग्जामिनेशंस हुए हैं, एमसीएल वाला बच्चा का या डब्ल्यूसीएल वाला, एनएलसी वाला, तो इस अब एमसीएल वाला बच्चा में आप सोच रहे होंगे कि एमसीएल का जब एग्जाम दे दिया था उसका स्कोर आ गया था तो फिर वो एससीसीएल क्यों देगा? देखो, एमसीएल में चल रहा था बाबू केस, एमसीएल में लटका पड़ा था, एमसीएल में तलवार लटक रहा था, तो बच्चे डरे थे, घबराए हुए थे। अब जब घबराया हुआ बच्चा है ना यार, तो वो जाएगा एग्जाम देने, ठीक है? तो चांसेस है कि आपका वेटिंग लिस्ट आए, और अगर वेटिंग लिस्ट आता है तो कटअप और नीचे गिरेगा। तो मैं दुआ करूंगा कि वेटिंग लिस्ट आए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का अच्छा नंबर आए। अब भी मेरा प्रीवियस वीडियो देखिएगा पहले वाला, तो मैंने उसमें कटअप एकदम एक्यूरेट बताया है, वही सब बताया है जो इस बार कटअप आपको दिख रहा है, ठीक है ना? लेकिन उसमें बहुत सारा गाली पड़ा है मेरे को, बहुत सारे ग्रुप में गाली पड़ा, अलग अलग ग्रुप में नेगेटिव कमेंट आया है, लड़का लोग, मेरा दोस्त लोग मैसेज कर रहा था मेरे को स्क्रीनशॉट मार के कि देख भाई, देख देख तेरे को गाली पड़ रहा है, मजा ले रहा था वो लोग। पर ठीक है, देखो यार, कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है। आपका अपना ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई आपत्ति नहीं है, हम कभी क्लेम नहीं करते सब चीज़ पे, है ना? हम अगर कोई बात रखते हैं, आपको अगर वो बात नेगेटिव रखता है तो आप खुलेआम बोलिए, बेझिझक बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन यार, हम आपको खुश करने के लिए झूठ नहीं बोल सकते। हमको लगता है कि आपको खुश करने के लिए हम मीठा मीठा झूठ बोले, उससे अच्छा है कि कड़वा सच बोले जो आपको बाद में धक्का ना लगे। अगर हम आपको बता देते कि आपका जो कट ऑफ है वो जाएगा 87, जनरल कैटेगरी का अनरिजर्व का 87 जाएगा, आप खुश तो हो जाते। लेकिन जब लिस्ट आता, जब लिस्ट में आप देखते कि आपका नहीं हो रहा है सिलेक्शन और आपसे कहीं दूर है सिलेक्शन, है ना, तो आपको बहुत बुरा लगता। तो उस टाइम आपको बुरा ना लगे, इसीलिए मैं पहले ही आपको क्लियर कर चुका हूँ, पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। तो मैंने जो कट ऑफ बताया था वही हुआ है। इसी तरह से मैंने डब्ल्यूसीएल वाला वीडियो बनाया था कटअप पे, उस पे भी मुझे खूब भर भर के बोरा बोरा पड़ा था, लेकिन वही कटअप था जो मैंने वीडियो में बताया था। इससे पहले मैंने जो सीसीएल का एग्जाम हुआ था उसके बारे में बताया था, भर भर के पड़ा था, लेकिन वही बताया था जो कटअप मैंने बताया था, 50 का 50 तो 50 का 50 वही हुआ। तो बात है कि कभी कभी कटअप वाला वीडियो एसएससीएल का बना देता हूँ तो हेडक्वार्टर से भी कॉल आ जाता है, लेकिन एक एनालिसिस है, एक सर्वे है, उसके आधार पर वीडियो बनाता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं गलत नहीं हो सकता, मैं ये कहता हूँ कि उस वीडियो के पीछे मेरा मेहनत बहुत होता है, मेरा सर्वे बहुत होता है, एनालिसिस बहुत होता है, और उस एनालिसिस के बेसिस पे मैं कहता हूँ कि हाँ, चांसेस है कि ये सही है। मैं दुआ करता हूँ कि मैं हमेशा गलत रहूँ कटअप के मामले में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो, लेकिन अफसोस ऐसा होता नहीं है। तो आई होप अभी आपका आगे का इन्फॉर्मेशन क्या है, कब तक ज्वाइनिंग होगा, वो सब मैं एक मोटा मोटी एनालिसिस में बता देता हूँ। देखिए, ऐसा है कि इलेक्शन स्टार्ट होने वाला है, और इलेक्शन स्टार्ट होने से पहले लगता है आचार संहिता, ठीक है? आचार संहिता लगने के बाद जो वैकेंसीज होती है, एक नॉर्म्स होता है कि जो वैकेंसीज होती है उस वैकेंसीज का कोई नया एडवर्टाइजमेंट, कोई नया नोटिफिकेशन नहीं निकाला जा सकता है। लेकिन चूंकि ये ऑलरेडी वैकेंसी आ चुका है, इसका स्कोर कार्ड रिलीज हो चुका है, इसका एडमिट कार्ड मतलब इसका बेसिकली स्कोर कार्ड आ चुका है, इसका रिजल्ट आना बाकी है, लिस्ट आना बाकी है, ठीक है, और डीवी के लिए बुलाना बाकी है। तो आचार संहिता का और इसका डायरेक्ट कनेक्शन अभी नहीं है, इनडायरेक्टली तो आता ही है उस क्लाउज में, लेकिन डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो अभी अगर ज्वाइनिंग होना होगा तो अप्रैल तक आते आते, अप्रैल तक मान के चलिए, अगर 15-20 दिन में आपको जो रिस्पांस आएगा आ जाएगा। अगर 15-20 दिन में कोई रिस्पांस नहीं आता है तो फिर आपको एक लंबा समय लग सकता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन ड्यूटी भी लगता है ना? तो उसमें बहुत सारे जो सरकारी ऑफिसर्स होते हैं, क्लर्क होते हैं, उनका भी योगदान रहता है। तो फिर वो उस काम में बिजी हो जाते हैं, तो फिर आप लोग का काम थोड़ा रुक सकता है। तो चांसेस है कि 15-20 दिन के अंदर आपका रिस्पांस आएगा,
है ना, आपका एक स्टेज कंप्लीट कर लिया जाएगा। 15-20 दिन में जॉइनिंग तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर कंपनी चाहे तो कर सकती है जॉइनिंग, क्योंकि ऐसा बहुत बार वैकेंसी बहुत सारे कंपनी में देखने को मिला है, फटाफट जॉइनिंग, फटाफट मेडिकल, है ना? क्योंकि एक दिन डीवी लेगा, अगला दिन मेडिकल रख देगा, उसके बाद अगला दिन आपका बोल देगा कि आप अटेस्टेशन फॉर्म कहीं से ले आइए, आपको टाइम दे दिया जाएगा 15 दिन 20 दिन का, कि अटेस्टेशन फॉर्म, कैरेक्टर फॉर्म ये सब बनवा के ले आइए। अगर मैरिड है तो आप जो मैरिड वाला सर्टिफिकेट होता है वो सब साइन करवा के ले आइए। एक फॉर्म होता है ना, अपना वाइफ से साइन कराना होता है कि आपका दूगो शादी नहीं हुआ है, अगर मैरिड है तो। अगर अनमैरिड है कोई दिक्कत ही नहीं है ना। आगे का प्रोसेस अगर आप कहेंगे तो मैं बता दूंगा, बना दूंगा वीडियो, आपके हेल्प करने के लिए ही मैं बैठा हूँ यहाँ पे, है ना। आपका बड़ा भाई, छोटा भाई, जो मुझे समझना है, आपको भला बोलना है, बुरा बोलना है, जो बोलना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ हमेशा जो राइट होगा, जो फैक्ट होगा वही रखूंगा। तो एक नया बैच मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर आप नया बैच ज्वाइन करने वाले हैं ओवरमैन का, क्योंकि अभी पैटर्न बहुत चेंज हो रहा है पहले से, तो मैं नया पैटर्न में हमेशा पढ़ाता हूँ। हर बार मैं जब बैच बैच स्टार्ट करता हूँ तो बच्चे बोलते हैं कि सर पिछली बार कुछ अलग ही पढ़ाए थे, इस बार कुछ नया नया चीज़ ही पढ़ा रहे हैं। तो भाई क्या करें यार, पैटर्न चेंज होते रहता है, तो उस पैटर्न को पकड़ना जरूरी होता है ना। तो नया बैच ओवरमैन का स्टार्ट हो रहा है, उसमें मैं शॉर्ट में बताता हूँ क्या क्या है। एसएससीएल वाले कैंडिडेट आप जा सकते हैं, वीडियो को स्विच कर सकते हैं, जो क्लासेस करना चाहते हैं वो रुक सकते हैं। चलिए, जस्ट अ सेकेंड। नया बैच स्टार्ट करने वाला हूँ जो कि ओवरमैन और माइनिंग सरदार का बैच होगा। इसमें कौन से बच्चे, ये किस पे फोकस करेगा, तो कोल इंडिया, ठीक है। सिर्फ कोल इंडिया आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कोल इंडिया के अलावा और भी बहुत सारे छोटे छोटे एग्जामिनेशंस होते हैं जिनमें नौकरी मिल जाता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी होती है, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी कंपनी है जिसका तैयारी भी आपका इसी के साथ साथ हो जाएगा, ठीक है। आपको अलग से कुछ तैयारी नहीं करना है ना। चलिए, तो ऐसे बहुत सारी कंपनी, अभी तो नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन ओवरमैन, माइनिंग सरदार, ये बेसिकली मेरा मेन फैक्टर रहेगा, मेन फोकस रहेगा, ठीक है। तो ओवरमैन, माइनिंग सरदार, कोल इंडिया लेवल का जितना भी एग्जाम होता है, उस सभी एग्जाम में, चाहे वो WCL का एग्जाम हो जो कि ईजीएस्ट लेवल का होता है, चाहे वो MCL का रिसेंट पेपर लिया गया हो, चाहे वो NCL का हार्ड कठिन पेपर लिया गया हो, चाहे वो SCCL का पेपर लिया गया हो जिसमें मिक्स रहता है, तो ये सभी पेपर के लिए आपका तैयारी हो जाएगा ओवरमैन, माइनिंग सरदार लेवल का। अगर आप सेकेंड क्लास मैनेजर का तैयारी कर रहे हैं DGMS एग्जाम के लिए, तब भी आपके लिए फुलफिल होगा। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, इसी बैच में आपको सब कुछ मिल जाएगा। मोटा मोटी क्या क्या रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। टेक्निकल पोर्शन पूरी तरह से कवर किया जाएगा, और नॉन टेक का जो पोर्शन है वो मैं खुद पढ़ाऊंगा नहीं, बट मैं आपको गाइड कर दूंगा, बहुत सारा आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा दूंगा अपने एप्लीकेशन में, ताकि आप अ, उस सभी को पूरा कंप्लीट कर सके। आपको एक गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, ठीक है। टेक्निकल पोर्शन में आपका जो EMT है, वॉल्यूम 1, 2, 3, ये तो रहेगा, क्योंकि आज का दौर ऐसा हो गया कि अभी सिर्फ EMT करने से नहीं चलेगा, अभी थोड़ा सा पैटर्न और चेंज हो चुका है, तो आपको बहुत सारा और भी जो टेक्निकल पोर्शन है, ठीक है, वो भी पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारा ऐसा पोर्शन है जो आपको पढ़ना पड़ेगा और भी अलग से, तो वो मैं बताऊंगा आपको क्लास में ही। इसके बाद आपका CMR रहेगा, CMR के प्लस साथ साथ DGMS का जो लेटेस्ट सर्कुलर है वो रहेगा। इसके बाद आपका माइंस एक्ट रूल रहेगा, माइंस एक्ट रहेगा, माइंस रूल रहेगा, ठीक है। इसके बाद रेस्क्यू रूल रहेगा, ठीक। इसके बाद आपका पूरा डिटेल में रहेगा, माइंस एक्ट, माइंस रूल, रेस्क्यू रूल, है ना। MVTR रहेगा, माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल रहेगा, ठीक है। फिर क्रैच रूल रहेगा, फिर पिट हेड बाथ रूल रहेगा। पिट हेड बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है सबसे क्वेश्चन, पिट हेड बाथ रूल रहेगा, ठीक। इसके बाद आपका सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन रहेगा 2010, ठीक। इसके बाद आपका ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी रहेगा, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी रहेगा, आजकल इससे भी क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। तो इसको भी आपको करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपका मिनरल कंजर्वेशन, मिनरल कंजर्वेशन, इससे अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा है भाई साहब, है ना। मिनरल कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट रूल, डेवलपमेंट, स्पेलिंग पे मत जाइए, जज्बात को समझिए। रूल 2017 में जो निकला था, ठीक है। मिनरल कम्स, MCDR बोलते हैं इसको शॉर्ट में, अगर आप सुने होंगे तो ये भी आपका रहेगा, ठीक है। तो मतलब 10 से ऊपर लेजिस्लेशन वाला पोर्शन रहेगा अलग अलग से। इसके बाद अलग अलग जो टॉपिक अभी पूछे जाते हैं, जैसे आपको सरफेस माइनिंग टेक्नोलॉजी, जो आपका समीर कुमार दास साहब का किताब है सरफेस माइनिंग टेक्नोलॉजी, इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो सब सेलेक्टेड पोर्शन में आपको पढ़ा दूंगा,
ठीक है। उसके बाद ओपन कास्ट मशीनरी है, बहुत सारा क्वेश्चन उसमें से पूछा जाता है ना। एसओपीज वगैरह के बारे में आजकल कोई इंटरव्यू में जाते हैं तो आप पूछा जाता है। तो देखो यार, ये जो मैं बैच बता निकाल रहा हूँ ना, ये स्टार्ट करूंगा अभी, जस्ट मैं अभी शुरुआत करूंगा, और मेरा टारगेट होगा कि ये 6 महीने में आपका कंप्लीट हो जाए। अगर 6 महीने में कंप्लीट होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो इसके बाद आपको एक भी रुपया फी नहीं देना है। आपका बैच चलता रहेगा जब तक क्लास खत्म नहीं होता है। अगर 6 महीना में ये बैच खत्म हो भी जाता है, तब भी मैं 2-3 महीने का फ्री एक्सेस रख दूंगा, ताकि आप उसके बाद भी क्लासेस कर सकते हो। जो वीडियो लेक्चर पढ़ा होगा उसको बार बार देख सकते हैं। इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलता जाएगा साथ ही साथ, है ना। टॉपिक वाइज कोशिश करूंगा मैं कुछ कुछ टेस्ट लेने का। वो टेस्ट का फॉर्मेट अलग हो सकता है, ओएमआर वाला भी हो सकता है। आप बोलेंगे कि ऑफलाइन में ओएमआर कैसा होता है, ऑनलाइन में ओएमआर कैसा, तो हो जाएगा सब, है ना। मैं दिखा दूंगा आपको, टेंशन मत लीजिए। तो ये सब कुछ आपका इसी में कवर होगा। तो नया बैच अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इसका जो फी है वो वही वाला फी है जो हमेशा से रहा है, 500 रुपया पर महीना। ठीक है, या तो ये आप कर सकते हैं, या तो आप 2500 रुपया फॉर 6 मंथ एक बार में पूरा पे कर सकते हैं। 6 मंथ मतलब कि पूरा कोर्स का फुल कोर्स कह सकते हैं। फुल कोर्स का आप एक बार में 2500 रुपया पे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो आपको जो ठीक लगेगा आप व्हाट्सअप नंबर पे 6200 670 155 इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिएगा। मैं आपको बाकी का आपका नाम वगैरह लिख लूंगा, और मैं 1-2 दिन के अंदर ही ये बैच स्टार्ट करने वाला हूँ, तो ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। अगर आप नया बैच स्टार्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें आपका पूरा ए टू जेड पढ़ाई हो जाए, माइनिंग सरदार ओवरमैन एक बार आप अच्छे से पढ़ ले, ताकि बाद में आपको दोबारा कहीं भी जाके पढ़ना ना पड़े, है ना। तो अभी आपके पास टाइम भी, अभी आप कहेंगे कि कौन सा वैकेंसी है, अरे देखो अभी जब वैकेंसी नहीं है ना, तभी तो आप डिटेल में पढ़ सकते हो। जब एग्जाम आएगा तो फिर रिवीजन होता है और कुछ नहीं होता है। तो आई होप ये वीडियो आपके काम का होगा। अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिएगा 6200 670 155 पे। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। टिल देन, जय हिंद।